अस्सलाम वालेकुम लेडीज, कैसी हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस हैंड आउट विच इज़ अबाउट पैराग्राफ राइटिंग। वीक 3 के ये आपके स्टार्ट हो गए। सो पैराग्राफ लिखने का भी एक सीक्वेंस होता है। जिस तरह से आप एक कोई भी पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं तो आपसे मैंने बात की थी कि देयर शुड बी अ क्लियर बिगिनिंग जिसमें आपका थीसिस स्टेटमेंट जो है शेयर होता है और पता चल जाता है कि आप किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, उसके बारे में आपका व्यू पॉइंट क्या होता है, एंड इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस। और फिर उसके बाद आप उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं। अब जब आप सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं तो आप एक एस्से में, जैसे आपको पता है, डिफरेंट पैराग्राफ्स बनाते हैं। तो जब आप उस पैराग्राफ को भी लिखते हैं तो उसको भी आपने एक खास स्ट्रक्चर लिखना होता है और इस तरह से करना होता है कि एक मेन आइडिया जो है वो एक पैराग्राफ में कंप्लीटली आप अच्छी तरह उसको डिस्कस कर लें, अगले पैराग्राफ में अगला आइडिया, उससे अगले पैराग्राफ में अगला आइडिया, और इस तरह से आप अपना पूरा एस्से कंप्लीट करते हैं और आखिर में एक कंक्लूजन और समराइजेशन कर देते हैं। तो पैराग्राफ एक सिंगल जो एक मेन आइडिया को डिस्कस करने के लिए जब आप लिखते हैं तो व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग दैट? So let's read what's given here. A paragraph is a group of related sentences that discuss one and usually only one main idea. A paragraph can be as short as one sentence or as long as 10 sentences. The number of sentences is unimportant. However, the paragraph should be long enough to develop the main idea clearly. But usually 3 to 5 sentences में आप एक पैराग्राफ जरूर लिखा करें in your context. Okay. A paragraph may stand by itself. May stand it by itself का मतलब है कि उसमें जो बात की जाए वो स्टैंड अलोन हो, उसकी अकेले भी अगर उस पैराग्राफ को पढ़ लें तो पूरी समझ आ जाए, यानी वो किसी आगे पीछे के टेक्स्ट का अपना मतलब समझाने के लिए मोहताज ना हो. In academic writing, you often write a paragraph to answer a test question, such as the following. Define management by objective and give one example of it from the reading you have done for a class. अब इस तरह का कोई आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम का, तो you write a paragraph in answer. A paragraph may also be one part of a longer piece of writing, such as an essay or a book. जिस तरह से मैंने आपको कहा. We mark a paragraph by indenting the first word about half an inch. तो इस तरह ये आप यहाँ देख रहे हैं कि न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो ये जहाँ टेक्स्ट को थोड़ा आप टैब दबा के आगे कर देते हैं वो इसको कहते हैं इंडेंटेशन. तो पैराग्राफ में शुरू की फर्स्ट लाइन का एक हाफ एन इंच का या 6 स्पेसेस का 5 स्पेसेस का एक इंडेंटेशन होता है फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन. The following model contains all the elements of a good paragraph. So what are the elements of a good paragraph? ये उन्होंने एक मॉडल पैराग्राफ का स्ट्रक्चर दिया. So what is the topic? Gold. अब हमें पता चल गया गोल्ड की बात हो रही है, लेकिन इस पूरे पीस ऑफ राइटिंग में क्या बात हो रही है? तो फर्स्ट सेंटेंस ही हमें बता देती है कि गोल्ड, a precious metal, is prized for 2 important characteristics. अब हमें पता चल गया कि गोल्ड के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात बाकी पैराग्राफ में होने जा रही है. तो ये इसका एक फर्स्ट सेंटेंस जो है इसको हमें आप समझे कि टॉपिक ही बता रहे हैं, टॉपिक सेंटेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. First of all, gold has a lustrous beauty that is resistant to corrosion. Therefore, it is suitable for jewelry, coins, and ornamental purposes. Gold never needs to be polished and will remain beautiful forever. For example, a Macedonian coin remains as untarnished today as the day it was made 25 centuries ago. अब ये फर्स्ट उसने यहाँ पे कहा ना 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के कोरोजन नहीं होती, उसको जंग नहीं लगता, और उस पूरी की बात उसने यहाँ 25 सेंचुरीज अगो यहाँ तक उसने बात कर दी. तो ये जो पूरा सेक्शन था, ये यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल से लेकर ये जो 4.5 लाइनें हैं, बल्कि 4 लाइनें हैं, ये फर्स्ट पॉइंट 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे डिफाइन हो गया, पूरी मुकम्मल समझ आ गई. Then another important characteristic, अब ये दूसरा पार्ट आ गया, of gold is its usefulness to industry and science. For many years it has been used in hundreds of industrial applications such as photography and dentistry. The most recent use of gold is in astronauts' suits. Astronauts wear gold-plated heat shields for protection when they go outside spaceships in space. यहाँ तक दूसरा पॉइंट जो है वो खत्म हो गया कि गोल्ड का दूसरा यूज है, इंडस्ट्री ऑफ साइंस में यूज हो रहा है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, फोटोग्राफी, डेंटिस्ट्री और एस्ट्रोनॉट्स के कपड़ों में. पूरा पॉइंट यहाँ से अनदर से लेकर इधर से लेकर यहाँ तक स्पेस तक ये पूरी बात समझ आ गई. और आखिर में एक कंक्लूजन का सेंटेंस लिख दिया. In conclusion, gold is treasured not only for its beauty but also for its utility. तो वो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरे अल्फाज में बयान करके कंक्लूड कर दिया गया कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक जंग नहीं लगता, तो वो ब्यूटी आ गई, और इंडस्ट्री और साइंस में यूज हो रहा है तो वो उसकी यूजफुलनेस या यूटिलिटी आ गई. तो
इसमें आप देखें कि एक पैराग्राफ, मॉडल पैराग्राफ का अब क्लियर स्ट्रक्चर्स हैं। एक यहाँ ओपनिंग सेंटेंस था जिसमें बता दिया गया कि 2 बातों का जिक्र होगा, फिर एक बात का कंप्लीट जिक्र हुआ, फिर दूसरी बात का कंप्लीट जिक्र हुआ, और आखिर में कंक्लूजन का पैराग्राफ। तो दिस इज अ वेरी वेल मेड पैराग्राफ। ठीक है, अब ये आप सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ? गोल्ड. What 2 main points does the writer make about the topic? 2 पॉइंट्स क्या हैं कि एक corrosion नहीं है और एक यूजफुल है साइंस और इंडस्ट्री में. In which 2 sentences does the writer say that there are 2 main points? एक पहले में और एक आखिरी में, यानी पहले में भी आपने जो बता रहा है पैराग्राफ वो भी बता लेना है। तो उसने कहा कि 2 important characteristics, और आखिरी सेंटेंस में भी कि गोल्ड इज नॉट ओनली treasured for its beauty but also for its utility. What examples does the writer use to support each point? तो beauty के लिए उसने ये पॉइंट दिए कि corrosion नहीं होती और remain as beautiful as ever, और 25 centuries तक भी वो गोल्ड जो है वो उसी तरह रहता है। और साइंस एंड यूटिलिटी में उसने फोटोग्राफी, डेंटिस्ट्री और एस्ट्रोनॉट सूट्स की एग्जांपल दे दी। तो ये देखें, उसने शुरू में क्लियरली बता दिया कि 2 पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट शुरू किया, एग्जाम्पल दे दी, दूसरा पॉइंट शुरू किया, एग्जाम्पल दे दी, फिर एक कंक्लूजन लिख दिया, योर पैराग्राफ इज कंप्लीट। So the 3 parts of a paragraph are presented in this paragraph. ठीक है, तो वो क्या हैं 3 parts? टॉपिक सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस था जिसने बता दिया कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या डिस्कस होगा। देन सपोर्टिंग सेंटेंसेस कि जिसमें एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 बता दी, और आखिर में ये जो कंक्लूजन का सेंटेंस था जिसने पूरी बात को दोबारा से समराइज करके आपको एक पॉइंट जो है क्लियरली कंप्लीट कर दिया। The topic sentence states that the main idea of the paragraph. It not only names the topic of the paragraph, but it also limits the topic to one specific area that can be discussed completely in the space of a single paragraph. तो वो limit कर देता है topic को कि एक paragraph में जितनी बात clearly समझाई जा सकती है आपको बता दिया जाता है। ठीक है? The part of the topic sentence that announces the specific area to be discussed is called the controlling idea. जो मेन उसमें बात की जाती है ना टॉपिक सेंटेंस में, उसको controlling idea कहते हैं। Notice how the topic sentence of the model states both the topic and the controlling idea. तो यही जो ऊपर पैराग्राफ था, इसका फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हो गया टॉपिक सेंटेंस, और उसमें कौन से 2 पार्ट्स हैं, एक टॉपिक और एक कंट्रोलिंग आइडिया। और वो किस तरह से डिवाइड किए गए हैं कि गोल्ड टॉपिक है, जो ऊपर भी लिखा गया यहाँ पे, ये टॉपिक था, और उस टॉपिक के बारे में आपने क्या कहना है, क्या चीज बता रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, वो कंट्रोलिंग आइडिया होगा। और वो यहाँ दे दिए गए, तो ये उन्होंने वही सेंटेंस दोबारा लिखा है, 2 important कैरेक्टरिस्टिक्स, ये उसके कंट्रोलिंग आइडियाज हैं कि इस एग्जैक्ट पैराग्राफ में क्या चीज बताई जा रही है, ताकि आपका सपोर्टिंग जो आप चीज बताएं, सपोर्टिंग डिटेल्स या सपोर्टिंग सेंटेंसेस हो, वो इन्हीं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हो। तो सपोर्टिंग सेंटेंसेस डेवलप द टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, तो यानी टॉपिक के बारे में क्या कहना है ये शामिल होगा, तो आपका पूरा एक आइडिया डेवलप होगा ना कि इस चीज की बात हो रही है। That is, they explain or prove the topic sentence by giving more information about it. तो टॉपिक तो हो गया गोल्ड, अब गोल्ड के बारे में आपने क्या कहना है, वो कंट्रोलिंग आइडिया था, वो इस टॉपिक सेंटेंस को कंप्लीट भी करता है और उसको डेवलप भी करता है। Following are some of the supporting sentences that can explain the topic sentence about gold. ठीक है, तो अब नीचे जो उसने, वही आपने जो पैराग्राफ पढ़ लिया है, इसमें से सपोर्टिंग जो सेंटेंसेस हैं वो क्या हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, गोल्ड हैज लस्ट्रस ब्यूटी, मैसेडोनियन कॉइन की ब्यूटी, इंडस्ट्री एंड साइंस वाली बात, द मोस्ट रीसेंट यूज ऑफ गोल्ड इज इन एस्ट्रोनॉट सूट्स। ठीक है, तो ये सपोर्ट कर रहे हैं उसी बात को कि जो आपके इस टॉपिक के बारे में कंट्रोलिंग आइडिया ने बता दिया था। ठीक हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप एक अच्छा सा टॉपिक सेंटेंस लिखें जिसमें पता चल जाए कि इस उन्मान के बारे में आप लिख रहे हैं और उसके बारे में क्या लिख रहे हैं। तो उन्मान हो गया गोल्ड, और उसके बारे में आप इस पैराग्राफ में क्या लिख रहे हैं वो आपने कंट्रोलिंग आइडिया में बताना है। फॉर इंस्टेंस, मैं एक और पैराग्राफ लिख सकती थी गोल्ड के बारे में, और उसमें मैं लिखती कि गोल्ड की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, तो फिर मेरा टॉपिक सेंटेंस हो गया कि हो सकता था कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स द प्राइसेस ऑफ गोल्ड हैव रिजन। ठीक है, या गोल्ड हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और फिर मैं उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स। अब अगर मेरा टॉपिक सेंटेंस ये होता कि इन द लास्ट फ्यू इयर्स द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव,
तो उसके अंदर ऑब्वियसली मैं ये वाले पॉइंट्स ना लिखती, मैं उसके एक्सपेंसिव होने के पॉइंट्स लिखती, तो मेरे टॉपिक सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि अंदर के जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो किस तरह के मैंने लिखने हैं या लिखवाने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक सेंटेंस को किस तरह से आप लिख सकते हैं। Every good paragraph has a topic sentence which clearly states the topic and the controlling idea. तो टॉपिक, जो उन्वान और उस उन्वान के बारे में जो आप कहना चाह रहे हैं वो क्या होगा, ये आपका टॉपिक सेंटेंस एक कंप्लीट जुमले में आपको बताता है। A topic sentence is the most important sentence in a paragraph. It briefly indicates what the paragraph is going to discuss. For this reason, the topic sentence is a helpful guide to both the writer and the reader. The writer can see what information to include. यानी जब आपने एक क्लियर टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, जैसे फॉर इंस्टेंस प्राइस वाला, तो अब मैं उसमें प्राइस की चीजें लिखूंगी। तो टॉपिक सेंटेंस लिखने से मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैंने एज अ राइटर इसमें क्या लिखना है, और रीडर जब पहला जुमला पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि भाई इस पैराग्राफ में तो प्राइस की बात है, अगर मैंने कोई उसकी साइंस और इंडस्ट्री वाली बात तो पढ़नी है तो मैं किसी और पैराग्राफ में पढ़ूं। ठीक है ना। The reader can see what the paragraph is going to be about and is therefore better prepared to understand it. तो जब रीडर को पता होगा कि ओके ये बात डिस्कस होने लगी है, तो वो उसी चीज पे तवज्जो देने के लिए मेंटली तैयार हो जाएगा, और जैसे जैसे उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन आती जाएगी तो the reader can understand it. For example, in the model paragraph on gold, the topic sentence alerts the reader to look for two characteristics. तो जैसे अब पिछले उसमें आप जब समझ आ गई कि टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने ऑटोमेटिकली देख लिया कि अच्छा ये फर्स्ट, ये पहला आइडिया, फिर अनदर, तो ये दूसरा आइडिया। अब दो हैं, अगर यहाँ लिखा होता है 3 तो फिर हम इस पूरे पैराग्राफ में से 3 आइडियाज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर लिखा होता 4 तो हम 4 आइडियाज को अलग अलग ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे a topic sentence is a complete sentence, that is it contains at least one subject and one verb. complete sentence है, phrase नहीं है। तो the following are not complete, तो हमारे जो टाइटल्स होते हैं वो टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम विंटर हॉलीडेज के बारे में मजमून लिख रहे हैं, तो मैं खाली लिख दूं कि माई लास्ट विंटर हॉलीडेज, तो दिस इज नॉट अ टॉपिक सेंटेंस। दिस कैन बी अ टॉपिक, द टाइटल, बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। तो कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए, उसकी पूरी सेंस बनाने के लिए वन सब्जेक्ट वन वर्ब उसमें होना जरूरी है। तो ये वाले टॉपिक सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं है। हाउ टू रजिस्टर फॉर कॉलेज क्लासेस, ये टाइटल हो सकता है, टॉपिक सेंटेंस नहीं। द राइज ऑफ द इंडी फिल्म्स, ये टाइटल हो सकता है, टॉपिक नहीं। A topic sentence contains both a topic and a controlling idea. जैसे यहाँ बता दिया उन्होंने कि टॉपिक सेंटेंस में टॉपिक और कंट्रोलिंग आइडिया क्या लिख रहे हैं, किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, और उसके बारे में आपने क्या बताना है, वो दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। इट नेम्स द टॉपिक, वो आपको उन्वान बताता है, और फिर लिमिट्स द टॉपिक टू अ स्पेसिफिक एरिया। तो कंट्रोलिंग आइडिया बताता है एग्जैक्टली कि उसमें आपने क्या डिस्कस किया होगा। तो अब अगर यही 3 टॉपिक्स को हम इन 3 टाइटल्स को हम आगे टॉपिक सेंटेंसेस में डेवलप करें, तो क्या बन सकता है। ड्राइविंग ऑन फ्रीवेज रिक्वायर्स स्किल एंड अलर्टनेस। तो अब ड्राइविंग ऑन फ्रीवेज के बारे में मैंने क्या लिखना है कि स्किल एंड अलर्टनेस चाहिए। फिर रजिस्टरिंग फॉर कॉलेज क्लासेस के बारे में मैंने क्या लिखना है, इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। तो अब पता होगा कि जो रजिस्टरिंग है वो फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस फॉर न्यू स्टूडेंट्स है। अगर मेरा ये होता है कि रजिस्टरिंग फॉर कॉलेज क्लासेस इज वेरी इजी, तो मैं फिर उसमें इजी होने की ही सपोर्ट देती, सपोर्टिंग सेंटेंस देती। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। A topic sentence is the most general statement in the paragraph because it gives only the main idea. तो स्पेसिफिक डिटेल्स जो हैं वो सपोर्टिंग, जो अगले आप जुमलों में एग्जांपल्स के साथ चीज बताएंगे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी। टॉपिक सेंटेंस में आप एक जनरल उसकी मेन बात, मोटी बात बता देते हैं कि जिसकी डिटेल आपने आगे जाके देनी है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने कह दिया कि रजिस्टरिंग फॉर कॉलेज क्लासेस इज वेरी इजी, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है। अब वो कैसे इजी है, उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल्स मैं आपको आगे जाके उस पैराग्राफ में दूंगी। ठीक है। A topic sentence is like a name of a particular course on a restaurant menu. तो ये यानी एक आप समझें कि आपको रेस्टोरेंट के मेन्यू में अगर इस तरह फॉर इंस्टेंस ड्रिंक्स लिखा हुआ है, जूसेस लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे जूसेस और ड्रिंक्स की बात हो रही है। या अगर वो उन्होंने लिखा हुआ है आइसक्रीम्स, तो आपको पता चलेगा इस मेन्यू में अब नीचे आइसक्रीम्स है। तो टॉपिक सेंटेंस आपको बता देता है कि उसके अंदर क्या मौजूद है। ठीक है। Following is a general statement that could serve as a topic sentence. The Arabic origin of many English words is not always obvious.
तो दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट कि इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें अरबिक ओरिजिन या अरबिक रूट्स वाले बहुत से वर्ड्स होते हैं मगर ऑब्वियस नहीं होते। अब वो कैसे कैसे ऑब्वियस नहीं होते या कौन कौन सी मिसालें हैं वो फिर आप इसके आगे दें, ठीक है। तो जहां पे आप बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दे दें तो टॉपिक सेंटेंस नहीं रहता। द स्लैंग एक्सप्रेशन सो लॉन्ग मीन्स गुड बाय इज प्रॉबली अ करप्शन ऑफ द अरबिक सलाम। तो उसने ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी है, इसलिए ये वाला आप सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस ना बनाएं क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है कि टॉपिक सेंटेंस कितना जनरल हो और उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स कितनी स्पेसिफिक हो। अब ये वाला टॉपिक सेंटेंस इंग्लिश हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर लैंग्वेजेस, ये बहुत ज्यादा जनरल है। तो आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है कि कितनी आपने उसमें स्पेसिफिसिटी देनी है और कितना उसको आपने जनरल रखना है, ठीक है जी। अब अगली बात जो उन्होंने की, पोजीशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस इज यूजुअली बट नॉट ऑलवेज द फर्स्ट सेंटेंस इन अ टॉपिक। Experienced writers sometimes put topic sentences in other locations, but the best spot is usually right at the beginning. तो आप लोगों ने भी हमेशा टॉपिक सेंटेंस जो है वो शुरू में लिखना है। बहुत जो एडवांस राइटर्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो उसको आगे पीछे करने के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं या सस्पेंस पैदा करने के लिए, स्टोरी टेलिंग में कोई मजा पैदा करने के लिए वो आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आपके लिए एक जनरल रूल इज गुड कि यू शुड पोजीशन द टॉपिक सेंटेंस एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। ठीक हो गया। अब हम थोड़ी सी आगे भी चीज देख लेते हैं। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। So remember that a topic sentence is a complete sentence and is neither too general nor too specific. Read the sentences in each group and decide which sentence is the best topic sentence. Write best TS in a topic sentence on the line next to it. फिर उसके बाद decide what is wrong with the other sentences. They may be too general, or they may be too specific, or they may be incomplete. Write too general, too specific or incomplete on the lines next to them. तो किस तरह, ये आपको एक ग्रुप सेंटेंसेस दिया गया है। ये क्या सेंटेंस है? A lunar eclipse is an omen of a coming disaster. फिर superstitions have been around forever. People hold many superstitious beliefs about the moon is made of green cheese. अब ये 4 सेंटेंसेस हैं जो किसी एक ही टॉपिक के बारे में है। आपने डिसाइड करना है कि इसमें से बेस्ट टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। A lunar eclipse is an omen of a coming disaster. अब ये इसके साथ इन्होंने कहा कि जी बहुत स्पेसिफिक है, टू स्पेसिफिक है। फिर superstitions have been around forever, लेकिन इसमें मून का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये टू जनरल हो गया। ये उन्होंने कहा कि बेस्ट टॉपिक सेंटेंस है people hold many superstitious beliefs about the moon और is made of green cheese, तो ये है ही इनकम्प्लीट। अब इसी तरह से आपने ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, देन ग्रुप 5 के भी सारे काम करने हैं एंड वी विल डिस्कस देम इन द क्लास। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है इसके 2 पर्पसेस हैं। ये सिग्नल करता है कि द पैराग्राफ इज कमिंग टू एन एंड and also it leaves the reader with the most important idea to remember. उसी को summarize और repeat कर देता है। जैसे बोल्ड वाले में उसने कहा कि उसकी ब्यूटी भी है और यूटिलिटी भी है। तो अब हम जरा राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। So you can read this paragraph on your own and we can discuss this when we meet again. Okay जी, thank you बेटा। अस्सलाम वालेकुम।